हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर एंड द नेम इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमें एस ब्लॉक का आइडिया हो चुका है, राइट। पी ब्लॉक के बारे में अब हम बात शुरू करेंगे। अब जब एस ब्लॉक का आइडिया अगर आप लोगों को है तो पी ब्लॉक को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स तो एस ब्लॉक के ही हम एक्सटेंड करेंगे। अभी हमारा जो सारा फोकस रहेगा वो केवल और केवल पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर रहने वाला है, लेकिन हम पी ब्लॉक को पूरी प्रोडक्ट टेबल से रिलेट तो करेंगे, राइट। तो यहाँ जो सामने आपको नजर आ रहा है वो बेसिकली पूरी प्रोडक्ट टेबल है जिसके अंदर मैंने एस ब्लॉक को इन्वॉल्व किया है, डी को गायब कर दिया है बीच में से क्योंकि अभी उससे कोई लेना देना नहीं है, और फिर हम आ गए यहाँ पे पी ब्लॉक में, राइट। तो अगर यहाँ बीच में अगर मैं डीवी बना देता तो ये पूरी प्रोडक्ट टेबल होती है, लेकिन हमने जिससे प्रोडक्ट टेबल स्टार्ट होती है वो ब्लॉक यहाँ पे शो कर रखा है एस ब्लॉक, और जिसपे एंड होता है प्रोडक्ट टेबल का पी ब्लॉक वो इस तरफ शो कर रखा है। बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनकी यूटिलिटी बहुत है पी ब्लॉक को समझने के लिए। सबसे पहले सामने जो चीज आपको नजर आ रही है इसमें हम सबसे पहले पीरियड नंबर दे देते हैं। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, ये पीरियड हो गए 7 पीरियड्स। बात करते हैं ग्रुप की, तो ऐसे स्टार्टिंग होती है तो ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2। अब ये तो आपको अच्छे से पता है कि बीच में अगर डी ब्लॉक होता है तो उनके 10 कॉलम्स होते हैं, तो 2 + 10 अगर हम कर दें, राइट, तो टोटल 12 हो जाता है। तो बीच में 3 से लेकर 12 तक तो डी ब्लॉक के ही हो जाएंगे, राइट। उसके बाद 13 से वापस पी ब्लॉक शुरू हो जाएगा, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। उसमें से जो 6 ग्रुप्स मिले वो पी ब्लॉक को मिले, 2 ग्रुप जो मिले वो एस ब्लॉक को मिले, और 10 ग्रुप्स जो मिले हैं वो डी ब्लॉक को मिले। ऐसा क्यों? देखिए, एस जो ऑर्बिटल है दैट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स आप अकोमोडेट कर सकते हो, आपकी सबशेल अकोमोडेट कर सकती है, उतने ही कॉलम्स आपको मिलेंगे, उतने ही ग्रुप्स आपको मिलेंगे। इस हिसाब से डी में 10 मिल जाएंगे, और इसी हिसाब से पी में आपको 6 कॉलम्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो पी सबशेल होती है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकती है, तो 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकती है, इसीलिए हमें 6 कॉलम्स मिले हुए हैं हर एक बढ़ते इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ग्रुप नंबर क्लियर, यानी पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक की बात होगी, करेक्ट। पीरियड नंबर की हम बात करें तो ये देखिए, ये फर्स्ट, तो ये रहा फर्स्ट, राइट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पीरियड तक बात होगी, राइट। तो ग्रुप और पीरियड क्लियर होना चाहिए, राइट। हम 13 को 3A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 14 को 4A, 5A, 6A, 7A और 8A, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ 1A और 2A रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ही बोला जाता है, राइट। पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। डी तो लेट शुरू होगा, ओके। नाउ वापस पहुंचते हैं पी ब्लॉक के अंदर। नाउ अब पी ब्लॉक में क्या देखना है? सबसे पहले तो गाइस एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए। अब एटॉमिक नंबर पता होने के लिए हम जो ट्रिक्स पहले देख चुके हैं, राइट ना, जब हमने पीरियोडिसिटी पढ़ा था उसमें सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ आपको। नोबल गैसेस को ध्यान रख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, करेक्ट। और इन्हीं से आप उल्टे आ जाइए। 10 से आप उल्टे आएंगे तो 5 आ जाएगा, 18 से आप उल्टे आएंगे तो 13, 36 से 31, 54 से 49, 86 से 81, और इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, मैक्सिमम रेडियो एक्टिव स्पीशीज ही है, तो हम वहां तक तो जाएंगे नहीं, यहीं तक ही अपना काम चलेगा। तो ये एटॉमिक नंबर्स आपको याद हो गए, राइट। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो 1 to 20 तो सभी को याद होता है, तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेक्शन तो सभी को याद होता है। इतना तो सभी को पता होता है कि अगर 10 तक आपको बोला जाए एटॉमिक नंबर्स बताइए और एलिमेंट्स बताइए तो कोई भी बता सकता है। तो यही हमारी फैमिलीज है, ये पूरी फैमिली बोरॉन फैमिली हो गई, ये कार्बन फैमिली हो गई, ये नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, राइट, और ये नोबल गैसेस हो गई। इसको निकोजेंस भी कहते हैं, जब पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। इनको चाल्कोजेंस कहते हैं, इनको हैलोजेंस कहते हैं, इस पूरे ग्रुप को, राइट। ये ग्रुप यानी ग्रुप 15 निकोजन, ग्रुप 16 चाल्कोजन, ग्रुप 17 हैलोजेंस एंड ग्रुप 18 नोबल गैसेस, राइट। ये क्यों कहते हैं वो जब हम एक एक स्पेसिफिक ग्रुप पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब आपका काम क्या है? अब आपको ये एलिमेंट्स अप टू डाउन याद होने चाहिए, ठीक है। BALGAEINTL, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, इस तरीके से, या कई सारे तरीके हैं जिससे आप ध्यान रख सकते हैं, राइट। तो आपको ये यूं याद रखना ही होगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। स, सी, गे, सन, पब, नप, अस, सब, बी, ओस, से, टीपो, FCl, BRIAT, और हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। आप अपनी तरफ से किसी भी टाइप की राइमिंग करके इसको याद रखें, लेकिन अप टू डाउन आपको याद रखना जरूरी है। बेसिकली ये जो 2 ग्रुप हैं ये क्लास 11th में चलते हैं, और ये जो बचे हुए 4 ग्रुप हैं ये क्लास 12th में होता है, राइट। लेकिन 11th पढ़े या आप 12th पढ़े, अभी जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूँ वो तो दोनों ईयर्स में ही बहुत काम की है, दोनों ईयर्स में ही कॉमन है, तो हम पहले उन चीजों को देख रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। मान लीजिए आपसे बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कह दिया जाए, तो बोरॉन के लिए आप क्या लिखेंगे? नंबर 5, 1s2, 2s2 एंड 2p1।
ये अंदर वाली शेल हो गई 1s2 तो, जो कि हीलियम वाली होती है, 2s2 2p1, यही आ रहा है ना, 2s2 2p1, यानी कि 1s2 2s2 2p1, करेक्ट। यहाँ देखिए ns2 np1 मैंने प्रेजेंट कर रखा है आपको, हम इसको अब थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। राइट नाउ अब देखिए, अब बोरॉन के लिए बोला जाए तो अभी अभी आप लोगों ने ही बोला, दिमाग में सोच भी लिया होगा कि इसका होगा 1s2 2s2 2p1, करेक्ट। देखिए ns2 np1, ओके, तो 2s2 2p1 ही आया। एल्यूमिनियम के लिए यदि आपको बोला जाए तो आप एल्यूमिनियम के लिए क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम का 13 है तो अपन बोलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। वापस अगर आप देखें तो ऊपर आया था 2s2 2p1, अब नीचे आ रहा है 3s2 3p1 आउटर शेल में, करेक्ट। अंदर वाला नोबल गैस मिल गया आपको, इस बार नोबल गैस नियॉन मिल गई, यहाँ पे नोबल गैस हीलियम थी, राइट, क्योंकि 1s2 था तो 1s2 के लिए हीलियम हो गया, फिर 2s2 2p1। यहाँ पे देखा जाए तो अगली नोबल गैस आ गई नियॉन, और उसके बाद 3s2 3p1 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसीलिए हमने इन जनरल इनके लिए लिख दिया ns2 np1। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर ns2 तो वही रहेगा, p में एक और आ जाएगा, p2 हो जाएगा। जब आप नाइट्रोजन में जाएंगे आप ट्राई करके देख लीजिए, 1s2 2s2 2p3 7 तभी होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2s2 2p3। देखिए p में एक एक इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। आप और आगे बढ़िए तो p4, और आगे बढ़िए p5, और आगे बढ़िए p6, और p6, p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो p6 हो गया। यानी ये इनके जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वापस बोल देता हूँ, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ns2 s तो सब में ही है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग हो रही है वो p में हो रही है, p1 से लेकर p6 तक जा रहे हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई ये सारे एलिमेंट्स p ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्योंकि p ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन होती है दोज एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्यूपाइड इन p सबशेल आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट्स व्हाई दे ऑल आर p ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो p में ही आ रहा है, और p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन तक की होती है, 1 से लेकर 6, यानी 1 से 6 तक, राइट। तो यहाँ से आप 1 से 6 तक आपने फिलिंग कर दी, ये आपके सामने आ गई, करेक्ट। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडिया ना। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, जनरल, ये रहा जनरल। अब मान लीजिए मैं रैंडमली आपको बोल दिया जाए टी का बताइए, CL का बताइए, BR का बताइए, I का बताइए, तो बिल्कुल आसान है, आपको लोड नहीं लेना, सिर्फ आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए पीरियड नंबर का, और इस चीज का आप सीधा जवाब दे सकते हैं। जैसे बोरॉन, पीरियड नंबर क्या है, सेकंड, और इसके नीचे क्या लिखा है, ns2 np1, तो बस आप n की जगह 2 डाल दीजिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2s2 2p1। आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। बोरॉन का ये है 1s2 2s2 2p1, वो चीज मैंने सारी शो करी है आपको, और नहीं तो इन जनरल आपने 2s2 2p1। अब जैसे क्लोरीन का ट्राई करते हैं, हमने क्लोरीन का पहले हम अपनी ट्रिक से निकाल लेते हैं। देखिए Cl यहाँ पे, इधर आइए, पीरियड नंबर है 3 और नीचे है ns2 np5, तो सीधा 3 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आंसर बनेगा 3s2 3p5। अब आप यहाँ देख सकते हैं आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s2 3p5 है, राइट। तो इस और अंदर तो नोबल गैस होती है, ये नोबल गैस 10 नंबर पे है, तो 10 प्लस 7 17 हो जाएगा। फिलिंग का प्रोसेस तो हमें पता ही है, इसकी कैपेसिटी 2 की है, पी की इस वक्त कैपेसिटी तो 6 की होती है, लेकिन इस वक्त बी में 5 आ रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे बिस्मिथ बोल दिया जाए, ये रहा बिस्मिथ, आप इधर देखिए 6, तो सीधा इसके नीचे जो हमने बनाया है उसके अंदर 6 डाल दीजिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर, राइट। तो 6s2 6p3, आप यहाँ देख सकते हैं 6s2 6p3, ये s में आ गए, ये p में आ गए। ओके गाइस, इस तरीके से आप रैंडमली किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, बस आपको ये पीरियड नंबर पता होना चाहिए और इन जनरल ये पता होना चाहिए। ये तो बिल्कुल आसान है, नीचे वाला तो हर एक में, s में तो 2 है ही और p में एक हम बढ़ाते जा रहे हैं। ओके गाइस, तो p ब्लॉक की डेफिनेशन मैं दे चुका हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिए जो आउटर शेल होती है, जैसे कि यहाँ पे आउटर शेल, इस नंबर को देखिए 2 है, तो ये वैलेंस शेल कहलाती है, और इसमें रखे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, और अंदर जो छूट जाते हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो अगर मैं पूछूं यहाँ कितने कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ 2 कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ आप कहेंगे 3। इस जगह अगर बात की जाए तो 3 नंबर जो है वो वैलेंस नंबर है, आखिरी नंबर है ना, तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, और कोर में, नियॉन में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन्स, और नियॉन में कमिंग नंबर 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से आप कोर और वैलेंस दे सकते हैं, पुरानी बात है, वैसे हम पहले देख चुके हैं। ओके गाइस, तो ये सारी चीज अभी आपके सामने। अब हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट, और जिसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, एंड दैट इज व्हाट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब हम समझेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस डेफिनेशन को देखकर तो पढ़कर कुछ समझ नहीं आता, राइट। इसको समझने के लिए हमें वापस पीरियोडिक टेबल में चलना होगा,
तब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 1 है और उसके बाद ये नंबर 2 है, ओके। यहाँ पे बात करें तो नंबर 3 है, 4 है और यहाँ पे 5, 6, 7 एटॉमिक नंबर्स। 10 पे फिनिश हो गया, फिर यहाँ से 11 से स्टार्टिंग हुई, 12, फिर 13 चलता गया, 18 के बाद 19, 20, फिर यहाँ पे 21 नहीं आ रहा, यानी यहाँ 31 आ रहा है, ओके। और 31 आने का मतलब है बीच में 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स 3D की वजह से है। डी का इंट्रोडक्शन पहली बार थर्ड शेल से ही होता है, या हम ये कह सकते हैं कि 3D से ही डी की स्टार्टिंग होती है, तो 3D 10। अब 20 + 10 30 एंड 1 31 और फिर यहाँ पे 36 37 38, फिर 3D आ गया तो 40 तो आएगा ही आएगा, 38 एंड 10 48 एंड ये 49 एंड सो ऑन 54 डन। 54 देन 55 56, ओके। अब फिर हम 4D 10 आ गया तो 5D 10 आएगा, तो 56 एंड 10 66, फिर यहाँ 67 से स्टार्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो 81 है। अब आप सोचिए जरा कि 67 से स्टार्टिंग होनी चाहिए थी और यहाँ तो 81 है, यानी कि बीच में अभी फिर 14 का गैप है, और वो 14 का गैप फिल होगा पहली बार इंट्रोडक्शन से। और वो किसका इंट्रोडक्शन हो रहा है पहली बार? 4F14, क्योंकि F की स्टार्टिंग 4th से ही होती है, राइट। हमें नहीं पता कहाँ से हो रही है कहाँ से नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे जब आप एटॉमिक नंबर मैच करने जाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे 14 एलिमेंट्स आएंगे और उसकी वजह से इंट्रोडक्शन जो होगा वो F का होगा, और F की स्टार्टिंग 4th शेल से होती है, या 4F14 से होती है, या 4F से होती है, राइट। उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। अब आप देखिए 55 56 10 जोड़ेंगे तो 66 प्लस 14 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आएंगे तो 81 एंड सो ऑन। ये क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, फिर इसके आगे तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे 3D का इंट्रोडक्शन हुआ है, यहाँ 4D का हुआ है, यहाँ 5D का हुआ है, ये यहाँ के बाद कॉमन बात होगी। इस जगह पर अगर आप देखें तो D तो है ही है, साथ ही साथ F भी इंट्रोड्यूस हुआ है। अब D और F के इंट्रोडक्शन से क्या होता है? कॉमन बात है, हम देख चुके हैं, D की शील्डिंग भी पुअर होती है, F की शील्डिंग भी पुअर होती है, दोनों की शील्डिंग बहुत पुअर है, लेकिन दोनों की वजह से 24 इलेक्ट्रॉन्स बड़े हैं, और इन दोनों की वजह से 24 इलेक्ट्रॉन्स बड़े हैं तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो 24 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में भी बड़े होंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज तो हो गया बहुत खतरनाक। अब ENC जब ये भरे हुए आ जाते तो इनके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके अंदर ENC काफी डोमिनेटिंग होगा, और ENC काफी डोमिनेटिंग क्यों होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फुलफिल्ड 5D एंड 4F सबशेल एंड देयर वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। रोकने की पावर तो बिल्कुल नहीं है, स्क्रीन करने की पावर बिल्कुल नहीं है, और इनकी वजह से ENC काफी स्ट्रांग हो गया है। इसका इफेक्ट इनमें नहीं होगा, इनके बाद अब जो आएंगे यानी कि 56 या इनको मिलाने के बाद 80, अब 81 से जो शुरू होंगे उनमें इनकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा। अब क्या इफेक्ट पड़ता है उसको मैं समझाता हूं, लेकिन आप ध्यान रखिए इस केस में इसके बाद आने वाले एलिमेंट्स में काफी स्ट्रॉन्ग ENC आने वाला है। इस बात को अभी यहीं रोकते हैं, अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे। नाउ अब अगर अपन देखें तो S और P की यदि हमारी बात चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात चली रही है, S में 2 है और P में 1 है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो +1 ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी, और S है ये, S में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, राइट, तो 2 और ये निकल जाएंगे, एक ही निकल गया तो +3 ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी, राइट। आप ध्यान रखें हमेशा P ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन स्टेट का डिफरेंस होता है वो 2-2 का चलता है, मतलब कि एक, मतलब ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता 1 2 3, एक 1 आएगी तो फिर एक 3 आएगी। मैं इस बात को समझाऊंगा अभी, पहले अभी तो आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं NS2, S में 2 है और P में भी 2 है, राइट। तो पहली ऑक्सीजन स्टेट, बस आप ये कोशिश कीजिए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं छूटना चाहिए, तो यहाँ ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? पहली अनपेड इलेक्ट्रॉन ना छूटे, +2, ये आगे +2, और उसके बाद ये दोनों साथ निकल जाएंगे, क्योंकि एक को निकालोगे तो एक अनपेड छूट जाएगा, तो फिर ये 2 और निकल जाएंगे तो +2 एंड +4 ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी, राइट। अब यहाँ है S2 और P3, करेक्ट। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं छूटना चाहिए, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ना है तो तीनों साथ निकल जाएंगे तो +3, और उसके बाद ये दोनों साथ निकल जाएंगे तो +5, डिफरेंस है देखिए, राइट। अब S में 2 और P में कितने हैं? 4, 1 2 3 4। अब मैं कहता हूँ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं छूटना चाहिए, उस हिसाब से आप कीजिए, तो इन 2 को निकाल दीजिए पहले तो +2, फिर इन दोनों को निकाल दें तो +4, और फिर ये चला जाए तो +6। ये ट्रिक है इसे, राइट ना, जब हम बॉन्डिंग के थ्रू जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये तो सिर्फ एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए P5 है, इसको निकाल दिया तो +1, ये दोनों चले गए तो +3, फिर ये दोनों चले गए तो +5, और ये दोनों भी चले गए तो +7। इस तरीके से समझ आ जाती है। अब हमारा दिमाग तो ये कहता है कि नोबल गैसेस में ऑक्सीजन स्टेट कैसा है कि नोबल गैसेस को रिएक्ट नहीं करती, अंडर कंट्रोल कंडीशन इनके कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। आप ज़ेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड जानते हैं, XeF6, XeOF4, XeO2, F2 एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पे हम बात करते हैं S में कितने हैं? 2, और P में पूरे भरे हुए 1 2 3 4 5 6। अब वैसे तो ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, फुलफिल्ड है सब कुछ, हम क्या नोबल गैसेस है, S और P पूरा भरा हुआ है, फिर भी अगर कंट्रोल्ड कंडीशन में इनको रिएक्शन कराई जाए इनकी तो ये रिएक्ट कर जाते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है ऑक्सीजन स्टेट की? तो एक तो निकालेंगे नहीं, एक निकालेंगे तो एक अनपेड रह जाएगा। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन P सबशेल में हाईली अनस्टेबल होता है,
राइट। वो एक्सचेंज करके स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकता, जैसे कि डी ब्लॉक के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेस करके एनर्जी गेन कर लेता है और अपने आप को स्टेबिलिटी देता है, राइट। डी ब्लॉक के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और फिर भी कंपाउंड्स बन जाते हैं, जबकि पी ब्लॉक के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करती है। तो एक निकलेगा नहीं, तो दोनों निकलेंगे तो +2, फिर दोनों निकलेंगे तो +4, फिर दोनों निकलेंगे तो +6 और फिर ये भी निकल जाएंगे तो +8। तो ये तो आगे ऑक्सीजन स्टेट। जो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट आपको नजर आती है उसे ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट कहते हैं। तो ये हाईएस्ट +3 है, इसकी +4 है पॉजिटिव में, ये इनकी हो गई ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट, तो आप बोलेंगे 13th ग्रुप की 3rd, 14th की 4th, 15th की 5th, 16th की 6th, 17th की 7th और 18th की 8th होती है, राइट। बात करते हैं नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट की। ओके, नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो एटॉमिक नंबर देखिए 5, 13, 31, 49 ये सब। तो ये सब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देते ही हैं, और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो +3 ही आएगी, माइनस में कुछ नहीं आएगा, राइट। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पूरा फुलफिल होने के लिए पी को 5 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो -5 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जबकि 3 निकालना आसान है तो +3। दैट्स वाई हम +3 में रहता है, नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट नहीं मिलती। अब इनकी बात करें तो इनके पास पी में 2 है और पी पूरा फुलफिल कब हो जाता है, जब पी में 6 हो जाए, यानी 4 की रिक्वायरमेंट है। अब 4 अगर ले तो भी नोबल गैस मिल जाता है, 4 दे तो भी नोबल गैस मिल जाता है। कैसे? 6 में 4 आप और ऐड कर दीजिए तो 10 नोबल गैस पे आ जाओगे, और 6 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 2 फिर नोबल गैस पे आ जाओगे। तो ये सब इन सब के साथ है, कहीं पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। बेसिकली इधर तो आपके सब जगह एप्लीकेबल होगा ही होगा, आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे केसेस में, और तो फिर तो मेटल्स आ जाएंगे आगे जाके, राइट। तो एक जनरल आइडिया से समझा रहा हूँ आपको, राइट। तो अगर हम लेने की बात करें तो जो शो कर सकते हैं नेगेटिव में वो -4 शो करेंगे, क्योंकि 4 आने पे भी नोबल गैस आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे बात करें तो S2P3, पी में 3 है और पी की कैपेसिटी 6 की है, तो 3 और ले सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस कि सामने कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो सब कुछ है। मैं तो एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या पॉसिबल है, राइट। तो 3 है, 3 और ले सकता है तो -3 ऑक्सीजन स्टेट आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए 7 है, 3 और लेकर 10 पे आ सकते हो। इसी तरीके से ऑक्सीजन 2 लेकर 10 पे आ सकता है, तो इन केस में आपको -2 देखने को मिल जाएगी। हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, राइट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच सकते हैं, आप नोटिस कीजिए। तो ये -1 में स्टेबल आपको नजर आ ही जाएंगे। आपने सुना भी है फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है -1 में, राइट। और इनकी कोई ऑक्सीजन स्टेट आएगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना इनके लिए बहुत मुश्किल है, देना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने निकलवा तो लिया कई सारी कंट्रोल कंडीशंस जनरेट करके, लेकिन अभी तक इनका कोई ऐसा कंपाउंड रिपोर्ट नहीं हुआ जिनमें इन्होंने नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट शो की हो, राइट। तो कौन सी ऑक्सीजन स्टेट नेगेटिव होगी, कौन सी पॉजिटिव होगी, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से 2 एटम्स जुड़े हुए हैं और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है। ये इन जनरल बोला गया है। ओके गाइस, नाउ अब इनर्ट पेयर इफेक्ट पे आते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं टीएल की। अब टीएल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप नोटिस कीजिएगा, वो 2 s में और एक p में, राइट। अगर आप टीएल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिखेंगे तो मैं कहता हूँ सीधा आप ये देखिए 6 है, राइट। तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का लिख सकते हैं 6s2 6p1, यहाँ पे 6 आ जाएगा इनकी जगह, 6s2 6p1, राइट। अब समझने वाली बात है, यही इनर्ट पेयर इफेक्ट का सोल है, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। देखिए टीएल में s और p में इलेक्ट्रॉन है, आपने थोड़ी एनर्जी दी, p से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, राइट, तो +1 ऑक्सीजन स्टेट आ गई। अब आपने थोड़ी सी एनर्जी और दी कि इससे दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए, लेकिन नहीं निकल रहे। आपने और ज्यादा एनर्जी दी, नहीं निकल रहे। +2 ऑक्सीजन स्टेट लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि जो s के इलेक्ट्रॉन है, इन s के इलेक्ट्रॉन पर थैलियम के न्यूक्लियस का होल्ड काफी स्ट्रांग हो गया है। ना तो क्वेश्चन राइज, s पे क्यों हुआ, p पे क्यों नहीं हुआ? तो आपको अच्छे से पता है कि s की शील्डिंग बहुत अच्छी होती है p के रेस्पेक्ट में। s से पुअर p की होती है, p से पुअर d और d से पुअर f की शील्डिंग होती है। तो s के रखे इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस को इफेक्टिवली शील्ड करते हैं, इसलिए न्यूक्लियस इन पे बहुत स्ट्रांगली होल्ड बना पाते हैं। तो ये न्यूक्लियस है थैलियम का, थैलियम के न्यूक्लियस को काफी स्ट्रांग न्यूक्लियर चार्ज मिला हुआ है ही है, और उसी स्ट्रांग ENC की वजह से, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनके केस में हाई ENC क्यों है, तो उस हाई ENC की वजह से इसका सारा होल्ड इन दोनों सबशेल्स में से इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग बन जाता है, और जब इसके ऊपर होल्ड बहुत स्ट्रांग बन जाएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का वो पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसीलिए इस इफेक्ट को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी कि एक ऐसा इफेक्ट जो किसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनर्ट हो जाने की वजह से डेवलप हो रहा है। मतलब कि ये पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हमारे लिए एक तरह से इनर्ट हो गया, यानी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन केवल p इलेक्ट्रॉन्स का होगा, s का नहीं होगा। डेफिनेशन में याद कीजिए, द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग एंड टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टिसिपेट करने के लिए न्यूक्लियस इनका होल्ड कम होना जरूरी है, जबकि यहाँ पे तो न्यूक्लियस का होल्ड काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फुलफिल्ड 5d and 4s सबशेल्स एंड देयर वेरी पुअर शील्डिंग।
इस वजह से केवल P से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल +1 ही आती है, और +3 अगर आपको देखने को मिलेगी तो हम उसे अनस्टेबल मानेंगे। सेम इफेक्ट Pb में भी आएगा। सिर्फ P से इलेक्ट्रॉन निकालते हुए सोचिए, तो P से केवल इलेक्ट्रॉन निकालते हुए सोचेंगे तो 2 जा सकते हैं, S से नहीं जा सकते क्योंकि S पर तो होल्ड स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से Pb की +2 ही स्टेबल होती है। बिस्मिथ की यदि हम बात करें तो P से जा सकते हैं, तो P से केवल +3 आएगी, 2 S से नहीं जाएंगे, इसीलिए +5 इसकी हाईली अनस्टेबल होती है। इसीलिए जो हेवियर एलिमेंट्स हैं P ब्लॉक के अंदर, Tl, Pb, Bi, ये +1 और +3 की प्रोबेबिलिटी है इनमें ऑक्सीजन स्टेट शो करने की, लेकिन इनमें जो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट आपको देखने को मिलेगी वो लोअर पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट देखने को मिलेगी। थैलियम में +1, Pb में +2, बिस्मिथ में +3। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि अप टू डाउन जाने पर लोअर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, मतलब +1 और +3 शो कर सकते हैं, तो अप टू डाउन जाने पर +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि केवल P में से इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं, S में से क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि अप टू डाउन जाने पे D का इंट्रोडक्शन और F का इंट्रोडक्शन धीरे धीरे S पे होल्ड बढ़ाने लगता है, और S पे होल्ड बढ़ने लगेगा तो उनका बॉन्डिंग में पार्ट करना, सिस्टम से बाहर जाना, लूज होना, राइट, शेयर होना, उन सब की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है, और यहाँ आते तो ये इफेक्ट बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अप टू डाउन जाने पर छोटी ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी का बढ़ना या बड़ी ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी का घटना इनर्ट पेयर इफेक्ट है, और बाकी डेफिनेशन तो मैं आपको दे ही चुका हूं। दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे आगे। यहां देखिए, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है, रीजन मैंने आपको दे दिया। ओके, नाउ बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या हैं। गाइस, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको सामने नजर आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और एनसीईआरटी में भी हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि इनको हम छोड़ देंगे। सभी का आंसर केवल एक ही है, व्हाट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबका एक ही आंसर है, और आंसर है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके गाइस, समझते हैं। TCl3 exists but TCl exists but TCl3 does not exist। वही आंसर है। थैलियम +1 में स्टेबल होता है, जबकि TlCl3 में थैलियम +3 में +3 स्टेबल होती नहीं है थैलियम की, ये मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको। इनर्ट पेयर इफेक्ट ही आंसर हुआ। PbO स्टेबल है क्योंकि Pb +2 में है और +2 Pb की स्टेबल होती है, लेकिन +4 स्टेबल नहीं होगी क्योंकि +4 लाने के लिए 2p और 2s में से निकालने होंगे, और यदि आपको Pb +4 में मिलता है तो +4 से +2 में आना चाहेगा, और +4 से +2 में जब कोई चीज आती है तो खुद का रिडक्शन करती है, और जो चीज खुद का रिडक्शन करती है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगी, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। BiCl3 +3 में स्टेबल होगा, +5 में नहीं होगा। समझ गए क्यों? क्योंकि 5 में लाने के लिए S के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करने होंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये ऑर्डर पे दोनों पे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, ये 14 ग्रुप के 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। X2 मतलब कोई भी हैलोजन इनसे जुड़ा हुआ है। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया, कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है। अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको देना है, और उन्हीं से एक बार 2x जोड़े और एक बार 4x जोड़े, और यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया। गाइस, यहाँ पे भी आंसर इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही सेट होगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कैसे? अभी मैंने आपसे बताया कि इन सभी में अगर मैं देखूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर इफेक्ट किसमें काम करेगा? Pb में, और इस वजह से Pb की कौन से ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी? +2, और यहाँ पे देखिए Pb +2 में है, तो यहाँ पे सभी के सभी +2 में, और यहाँ पे सभी के सभी +4 में। मैंने अभी आपसे कहा था कि अप टू डाउन चलने पर छोटी ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, और ये कार्बन वाली फैमिली है, तो इनके अंदर जो +2 ऑक्सीजन स्टेट है वो अप डाउन जाने पर स्टेबल होती जाएगी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, और +4 जो होती है वो अनस्टेबल होती जाएगी, जबकि 2 और 4 दोनों ही शो करते हैं, तो 2 तो स्टेबल होती जाएगी अप टू डाउन जाने पर, और 4 अनस्टेबल होती जाएगी। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ आप चल रहे हैं तो +2 ऑक्सीजन स्टेट ही है सबकी, तो ये तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और Pb तो +2 में मोस्ट स्टेबल है, और वहीं पे यहाँ से यहाँ जाने पर स्टेबिलिटी कम होती जा रही है क्योंकि Pb का ऑक्सीजन स्टेट +4 है, और अप टू डाउन जाने पर हायर ऑक्सीजन स्टेट जो होती है, वो ऑक्सीजन स्टेट जो आ रही है S के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने की वजह से, उनकी स्टेबिलिटी तो कम होती जाएगी। दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज दिस। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम देखेंगे अनॉमलस बिहेवियर ऑफ पीरियड सेकंड एलिमेंट्स। गाइस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अनॉमलस बिहेवियर। आइडिया हमें थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। ओके, तब हम स्टार्ट करते हैं अनॉमलस बिहेवियर ऑफ पीरियड सेकंड एलिमेंट्स। देखिए, अनोमलस का मतलब होता है हिंदी में नियम विरुद्ध, मतलब कि जो एक लॉ फॉलो करना चाहिए था वैसा फॉलो नहीं कर रहे। कौन फॉलो नहीं कर रहे? पीरियड सेकंड एलिमेंट्स। एक बार देख लेते हैं पीरियड सेकंड एलिमेंट्स है कौन। देखिए, पीरियड सेकंड एलिमेंट्स ये रहे, राइट। तो ये जो एलिमेंट्स हैं नॉर्मली ये कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। किन से? अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट से। नॉर्मली इन सबको एक ही ग्रुप में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज मैच होती है, राइट। लेकिन इस फैक्ट के बावजूद, इस नियम के बावजूद, लिथियम में कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो अपने ही ग्रुप के मेंबर से मैच नहीं होती। सेम विद बेरिलियम,
और यहाँ पे यही हाल बोरॉन का इन सब के साथ, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का। यानी हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की कई प्रॉपर्टीज ऐसी है जो अपने ग्रुप के अदर मेंबर से मैच नहीं होती, सेम विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं अनॉमलस बिहेवियर ऑफ पीरियड सेकंड एलिमेंट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज, ऐसा क्यों है? तो मैं आपको इन जनरल 3 आंसर्स दे रहा हूं या इसके 3 रीजन दे रहा हूं। जब हम एक एक करके ग्रुप पढ़ेंगे तब हम इन रीजंस को एक्सप्लोर करेंगे। अभी आप इन 3 रीजंस को ध्यान रखिए क्योंकि हर जगह ये 3 रीजन ही कॉमन आएंगे, एक्सप्लोर हम और आगे कर लेंगे। तो इनका ये अनॉमलस बिहेवियर शो करने का जो रीजन है वो है नंबर 1, देयर एक्सेप्शनली स्मॉल साइज। इनका साइज एक्सेप्शनली स्मॉल होता है क्योंकि सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड मतलब 2s और 2p है। 2s और 2p की वजह से इनके जो एटम्स होते हैं काफी छोटे होते हैं। अगर हम बोलें कि इनका साइज, तो इनका साइज भी काफी छोटा होता है। ओके, तो इसकी वजह से कई सारी प्रॉपर्टीज पे कंट्रोल बैठता है। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है? वो प्रॉपर्टीज हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ कंट्रोल होती है, बेसिसिटी कंट्रोल होती है, एसिडिटी कंट्रोल होती है, कई सारी चीजें और हैं जो कि हम बाय द टाइम जब एक एक ग्रुप पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस। इनके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं है क्योंकि सेकंड पीरियड जो होता है उसके पास 2s और 2p, कहानी खत्म। अगले शेल में 3s 3p और वेकेंट डी भी आ सकता है, फुलफिल डी भी आ सकता है, राइट। तो डी का इंट्रोडक्शन अगली शेल से होता है। इनके पास डी बिल्कुल नहीं है और डी की एब्सेंस इनको अनेबल कर देती है ऑक्टेट एक्सपेंड करने से, राइट। ये कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। यानी कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जब भी आपको देखने को मिलेंगे ना, उनके चारों तरफ मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही आपको देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा बॉन्ड्स ये नहीं बना सकते क्योंकि किसी भी स्पीशीज के चारों तरफ जब 4 बॉन्ड बनते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, करेक्ट। और 8 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट 2s और 2p को पूरा फिल कर देता है क्योंकि s की कैपेसिटी 2 की है और p की कैपेसिटी 6 की है और इनके पास 2s और 2p है। यानी कुल मिलाकर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स अपनी 2s और 2p में आफ्टर शेयरिंग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं। इसीलिए सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है और ये कभी भी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब इनकी कोवेलेंसी 4 के बियॉन्ड नहीं जा सकती। आप चाहें तो कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप सोच के देखिए इन सब की वैलेंसीज के बारे में अगर आप बात करें, बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी की आप बात करें तो 4 के बियॉन्ड किसी का भी बॉन्ड आप नहीं देख सकते। ओके, बाकी हम एक्सप्लोर करेंगे एक एक को आगे। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी जो इनके पास है और वही प्रॉपर्टी इनको दूसरों से अलग भी बनाती है, वो है टेंडेंसी टू फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्डिंग, राइट। या फिर हम ये कह सकते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ये कहना भी ज्यादा बेटर होगा और नहीं तो p pi भी अगर आप कहें तो कोई इशू नहीं है। तो टेंडेंसी टू फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्डिंग। गाइस, ये ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकते हैं, कैन फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, राइट। आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, आप अपने दिमाग में कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड सोचेंगे तो मैक्सिमम कंपाउंड्स, आप पॉज करके सोच के देखिएगा, मैक्सिमम कंपाउंड जो आपके दिमाग में आएंगे ना, उनके अंदर या तो कार्बन प्रेजेंट होगा या नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा या ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि दूसरे और नहीं बनाते हैं, सल्फर के भी मिलेंगे, फास्फोरस के भी मिलेंगे, लेकिन वर्ल्ड में मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड जो होते हैं या डबल और ट्रिपल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें आपको सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स ही देखने को मिलेंगे और खासकर ये वाले एलिमेंट्स। तो कोई तो बात ऐसी है जो इनको यूनिक बनाती है, राइट। अब मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की जो टेंडेंसी है उसी वजह से भी इनको एक अनॉमलस बिहेवियर मिलता है, राइट। तो ये जो फैक्ट्स मैंने अभी आपको बताए, इनके जो रीजन मैंने आपको दिए, इन्हें हम एक एक करके और एक्सप्लोर करेंगे जब हम ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि कभी भी पूछा जाए कि अनॉमलस बिहेवियर क्यों आता है तो आपको कहना है एक्सेप्शनली स्मॉल साइज की वजह से, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से और टेंडेंसी टू फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से, राइट। पाई क्यों बोल रहे हैं और p क्यों बोल रहे हैं ये आपको अच्छे से पता है। जब भी एक p ऑर्बिटल दूसरी p ऑर्बिटल के साथ कोलैटरली ओवरलैप करती है तो पाई बॉन्ड बनता है। ओके गाइस, फाइन। तो हम इसी बॉन्डिंग को कहते हैं p pi मल्टीपल बॉन्डिंग। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये p pi मल्टीपल बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे होती है मल्टीपल बॉन्डिंग, राइट। अभी हम देखेंगे आगे। एक क्वेश्चन आता है कि आप हमें ऑर्डर बताइए p pi d pi में से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कौन सी होती है। देखिए, पाई वर्ड बोल रहे हैं ना, तो वो p pi मतलब जब दोनों p इन्वॉल्व हो, p d pi मतलब एक p और एक d इन्वॉल्व हो। देखिए, एक p और एक d इन्वॉल्व है तो वो p d pi। और यदि दोनों ही d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और दोनों में साइडवेज या हम कह सकते हैं कोलिटल ओवरलैपिंग हो रही है तो उसे कहते हैं d pi। मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे हम मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारी चीज अभी आगे आएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि p pi d pi और d pi में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कौन सी होती है। वैसे तो पाई बॉन्ड सारे ही वीक होते हैं सिग्मा के रिस्पेक्ट में, राइट। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो पाई बॉन्ड वीक होते हैं, ये सभी पाई बॉन्ड्स हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे वीक होता है d pi और इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है p pi। वाई? देखिए, p ऑर्बिटल जो होती है वो छोटी होती है और छोटी इलेक्ट्रॉन्स में
छोटी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी रिच रहती है, तो इसलिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा होता है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा होगा तो बॉन्ड भी अच्छा बनेगा। अब आपने एक तो पी लिया, दूसरा डी ले लिया। अब डी ऑर्बिटल्स थोड़ी बड़ी होती है और डिफ्यूज होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी डिफ्यूज रहते हैं, फैले रहते हैं, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए बॉन्ड रिलेटिवली वीकर बनता है। और शायद आप इसी बात को कंटिन्यू करें और ये कहें कि हम दो डी को एक दूसरे से ओवरलैप करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि इनमें रखे इलेक्ट्रॉन्स काफी डिफ्यूज्ड होंगे, इस वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत पुअर होगी, इसीलिए जो बॉन्ड बनेगा वो काफी वीकर पाई बॉन्ड बनेगा। दैट्स वाई जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर होता है स्ट्रेंथ का, पी पाई सबसे स्ट्रॉन्ग, पी पाई उससे वीक, और डी पाई सबसे वीक। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। अभी बनते कैसे हैं, कितने होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूं। और जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ पाई बॉन्ड्स। इसमें आपको बात समझ में आ जाएगी कि कैसे बनते हैं। ओके गाइस।